हेलो एवरीवन, वेलकम। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है भारत की न्यायिक व्यवस्था। आप सब जानते हैं भारत में विधि का शासन है। विधि का शासन का मतलब यह देश कानून से चलता है। कानून की निगाह में सब बराबर हैं। कोई कानून से बड़ा नहीं है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, कोई कानून से बाहर नहीं है। भारत का कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। जो न्यायिक व्यवस्था में हम पढ़ेंगे वह मुख्य रूप से भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्या क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आप सब जानते हैं कि भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। अक्सर आप लोग प्रचलित भाषा में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। यह सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कुल एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियां क्या हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे और इसके साथ साथ यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारत के संविधान का संरक्षक है, कस्टोडियन है। यह भी जानेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक है। आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कि ये 34 न्यायाधीश के कंधे पर पूरे देश के न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। इसे अपेक्स कोर्ट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता क्या होती है? कौन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है? योग्यता, पहला, वह क्या होना चाहिए? भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने के लिए, भारत के अंतर्गत कोई भी संवैधानिक पद है, वहां बैठने के लिए पहली शर्त है कि उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी योग्यता है उसमें 3 विकल्प है। दूसरी योग्यता में क्या? पहला है दूसरे में या तो करके है। पहला, या तो वह क्या हो? वह उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो या तो उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या वह उच्च न्यायालय, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता यानी वकील रहा हो। और अगर यह दोनों योग्यताएं पूरी नहीं कर पा रहा है तो तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वह राष्ट्रपति के दृष्टि में पारंगत
विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता, पारंगत विधिवेत्ता हो, विधि का जानकार, लीगल प्रोफेशन नहीं, लीगल फील्ड का एक्सपर्ट हो। लीगल प्रोफेशन के बारे में तो हो ही गया कि 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अगर अधिवक्ता नहीं भी रहा है और उसे विधि की जानकारी है, लॉ ग्रेजुएट है, लॉ के बारे में उसको जानकारी है, तो राष्ट्रपति के निगाह में वह विधिवेत्ता है तो हो सकता है। तो इस प्रकार भारत का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए पहली योग्यता भारत का नागरिक और बाकी दूसरी योग्यता में कोई 3 योग्यताओं पूरी करता हो, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जस्टिस, अगर सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त कहीं और नियुक्ति होनी है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य जस्टिस, और अगर भारत में चीफ जस्टिस की नियुक्ति होनी हो तो आप वैसे जानते हैं नियम बन गया है बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी, यह नियम बना दिया गया है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जस्टिस और मुख्य न्यायाधीश, इनको मिला के एक कोलेजियम बनती है। ये कोलेजियम जो है जिसका नाम रिकमेंड करती है, वह नाम भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर भारत का राष्ट्रपति उस नाम को स्वीकार कर लेता है तो वो पूरा लिस्ट जज के रूप में फाइनल हो जाती है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति को कहीं कोई आपत्ति है तो राष्ट्रपति वह लिस्ट वापस कर सकता है और कह सकता है कि इस नाम पर आपत्ति है, आप उसको फिर से देखें या इसमें संशोधन करें। फिर कोलेजियम लिस्ट भेजेगी और जब भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय में जजों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। किसके रिकमेंडेशन पर? कोलेजियम के रिकमेंडेशन। जो कोलेजियम है, कोलेजियम के संस्तुति के आधार पर, के संस्तुति के आधार पर, अपने से नहीं, कोलेजियम के लिस्ट से ही जज अपॉइंट होगा। तो इतनी बात आपने जानी कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। फिर एक बार अपॉइंट अगर हो गया सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस तो कार्यकाल क्या होता है उसका? 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। लेकिन इसके पहले भी इसे हटाया जा सकता है और उसके हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। उसको हटाने का 2 आधार होता है। कौन हटा सकता है? पहले आप जानिएगा कौन हटा सकता है? संसद। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन हटाता है? संसद। संसद हटा सकती है। किस आधार पे? 2 आधार है। पहला है साबित कदाचार। साबित कदाचार का मतलब कोई ऐसा आरोप है जो सिद्ध हो जाए तो हटा सकती है। और दूसरा है अक्षमता, इनकैपेबिलिटी। अगर यह सिद्ध हो जाए कि राष्ट्रपति जो जज है मुख्य सुप्रीम कोर्ट का, वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो गया है, वो पैरालाइज्ड हो गया है या किसी तरीके से इनकैपेबल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में संसद एक विशेष प्रक्रिया फॉलो करती है जो महाभियोग के तरह की होती है। संसद के दोनों सदनों के प्रेजेंट एंड वोटिंग जो उपस्थित होते हैं और वोट करते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 बहुमत से, इसीलिए कहते हैं संसद हटा सकती है। कैसे? 2/3 बहुमत से
बहुमत से, 2/3 बहुमत से, यानी कि अपने प्रेजेंट और वोटिंग के 2/3 से अगर उस जज के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर लिया जाए तो वह जज अपने पद से हटा दिया जाता है। यह उसका कार्यकाल होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर हो जाता है, अगर 65 वर्ष की पूरी आयु पूरी कर लिया, रिटायर हो गया, तो वह भारतीय भूभाग के किसी भी अदालत में कोई लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। वो उच्च न्यायालय का जज अगर रिटायर होगा तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है। किसी डिस्ट्रिक्ट जज का कोई जिला अदालत का जज अब रिटायर होता है तो उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद किसी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियां क्या होती हैं, इसको जान लेते हैं। क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पावर्स? तो जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि एक उसका तीन भागों में पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार एवं शक्तियां। तीन। पहला, मौलिक शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट की मौलिक शक्तियां या प्रारंभिक शक्तियां। दूसरा, अपीलीय शक्तियां। और तीसरा, सलाहकारी शक्तियां। मौलिक शक्तियां क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की? मौलिक शक्तियों में समझ लीजिएगा, पहला, मौलिक शक्तियों में पहली चीज क्या कहेंगे? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो शक्तियां होती हैं उसकी मौलिक शक्तियां हैं। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो वह व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए रिमेडी, रिट डिमांड कर सकता है। यह उसकी मौलिक शक्ति है। दूसरा, संघीय विवाद। जब दो राज्यों के मध्य किसी बात पर कोई विवाद हो तो वह मामला सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनता है। अंतर नदी जल बंटवारा। कोई नदी दो या दो से अधिक राज्यों से गुजर रही है और वहां विवाद है तो वह मामला सुप्रीम कोर्ट सीधा सुनता है। इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट की मौलिक शक्तियां कही जाती हैं। दूसरा, अपीलीय शक्तियां। अपीलीय शक्तियों में क्या होता है? एक बात और है, यहां मौलिक शक्तियों में एक बात और समझिए। कोई संवैधानिक विवाद है, संविधान की व्याख्या को लेकर कोई प्रश्न है, तो यह भी डिसाइड करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। न्यायिक पुनर्विलोकन। अगर संसद कोई कानून बना दे, कोई संविधान संशोधन कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट के यह सुनने का अधिकार है कि वह किया हुआ संशोधन या बनाया हुआ कानून संविधान के मूल भावना के विपरीत तो नहीं है, और अगर विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन या उस कानून को क्वैश कर देता है। अपीलीय शक्तियों में क्या आता है? एक तो जो उच्च न्यायालय हैं, विभिन्न उच्च न्यायालय हैं, वहां जो मुकदमे होते हैं उनके विरुद्ध, उनके आदेश के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार। यानी कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुनने का अधिकार। किसी उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो जो असंतुष्ट पक्ष है वह उस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसे अपीलीय शक्तियां कहते हैं। उसमें दोनों तरह के विवाद होते हैं, या तो फौजदारी वाले मामले होते हैं या फिर दीवानी मामले। फौजदारी का मतलब मारपीट, झगड़ा,
अपराध, इस तरह के मामले, और दीवानी का मामले का मतलब संपत्ति का विवाद इत्यादि इत्यादि। और सलाहकारी शक्तियां अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगर भारत का राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति रखता है। यह जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, कई बार मना भी कर सकता है। इसके पहले हम देख चुके हैं अयोध्या जैसे विवाद पर जब भारत के राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था कि क्योंकि क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो मुकदमे की खुद सुनवाई कर रहा है, इसलिए इस पर सलाह नहीं दे सकता। तो यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार और शक्तियां हैं। और अब ये भी बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान का क्या कहते हैं? संरक्षक। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन होता है? 4 विकल्प हैं, तो आपको लिखना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का क्या है? संरक्षक है। हमने आपको बताया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उसमें होती है, और अगर कोई कानून, कोई विधि या कोई संशोधन संविधान के मूल भावना की अवहेलना करता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उसे रद्द कर दे। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे लाभ हुआ होगा। अगर कहीं कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछेंगे। अगले लेक्चर में हम हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।